तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था कि करंट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, पुराने टाइम में ये माना जाता था कि मैग्नेटिज्म फिज़िक्स की एक अलग ब्रांच है और करंट इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स की एक अलग ब्रांच है और उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि करंट का मैग्नेटिज्म से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मैग्नेटिज्म का करंट से कुछ लेना देना है। लेकिन ओरस्टेड ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट पास करवाया जाए, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करवाया जाए, तो उस वायर या उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यानी कि करंट क्या कर सकता है, अपने चारों तरफ जिस कंडक्टर के अंदर से वो पास कर रहा है, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड करंट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? ओरस्टेड ने ऑब्जर्व की थी। तो उसने कैसे ये ऑब्जर्व किया और क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिस पर आप देख सकते हैं S और N लिखे हुए हैं, ये बेसिकली एक मैग्नेटिक कंपास नीडल है। और आप जानते हैं ये नीडल जो है खुद एक मैग्नेट होती है, इसीलिए इसके दो पोल हैं। एक तरफ आपको साउथ पोल नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है। तो ओरस्टेड ने क्या किया, ये कंपास नीडल ली और इस नीडल के ठीक ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे भी रहा होगा एक वायर रखी गई है, जिस वायर को आप देखिए बैटरी के साथ जोड़ा गया है। और यदि हम ये स्विच क्लोज कर दें तो आपको पता है बैटरी से करंट निकलेगा और इस वायर के अंदर से होता हुआ वो इस पूरे सर्किट के अंदर क्या करेगा, चक्कर काटेगा। तो ये देखा ओरस्टेड ने कि जैसे ही आपका ये स्विच क्लोज किया जाता है, तो जैसे ही करंट सर्किट के अंदर फ्लो करने लगता है, तो ये जो नीचे तार के आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी है, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपास निडल पहले पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल थी, तो करंट जब वायर के अंदर पास हो गया तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और ये हम जानते हैं कि एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये सोचिए कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पास आप एक लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ लेकर के चले जाते हैं, तो क्या वो लकड़ी या प्लास्टिक की चीज़ उस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर देती है अपनी जगह से? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उसके पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट ले जाएं तो दोनों मैग्नेट्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है, आप जानते हैं, और रिपल्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल किस पोल के सामने आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट से ही क्या फील करवा सकता है, फोर्स फील कर सकता है, यानी कि डिफ्लेक्शन फील कर सकता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हम अभी बोल रहे थे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है ये खुद एक मैग्नेट होती है क्योंकि इसके साउथ और नॉर्थ पोल हैं, और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया तो नेचुरली ऐसा हुआ होगा कि ये जो वायर है जिसके अंदर करंट चल रहा है, ज़रूर इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास नीडल को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया।
और ओरस्टेड ने यह भी देखा कि जैसे ही इस स्विच को ऑफ करके करंट को ज़ीरो किया गया तो ये नीडल फिर से डिफ्लेक्टेड पोजीशन को छोड़ करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। यानी ओरस्टेड एक चीज़ पर कंफर्म था और वो ये कि जब तक इस वायर के अंदर करंट पास होता रहता है तब तक ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन में रहती है। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर इस वायर के अंदर करंट की वजह से इस वायर के चारों तरफ क्या पैदा हो गई होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई होगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड ने इस तार के नीचे रखी हुई कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करने पर मजबूर किया। आप यहाँ दूसरे डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर क्या है, जैसे पहले बैटरी जोड़ रखी थी यहाँ पर बैटरी अब वैसे नहीं जोड़ रखी, उल्टा कनेक्शन कर दिया गया है। तो नेचुरली आप ये देखिए करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। और इसके नीचे जो रखी हुई कंपास निडल है इसका अब की बार आप देखिएगा साउथ पोल ऊपर की तरफ क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है। यानी कि आपने जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि पहले आप ये कह सकते हैं कि ये वायर नॉर्थ को अपने पास बुला रही थी, जबकि इस बार इसने नॉर्थ को अपने से कहाँ भेज दिया, दूर भेज दिया। ये वही बात है कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं और नॉर्थ साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो पहले तो यहाँ नॉर्थ इसके पास जा रहा था वायर के, तो आप ऐसा फील ले सकते हैं कि शायद अट्रैक्शन हो रही थी, और यहाँ पर क्योंकि वायर से नॉर्थ दूर जा रहा है तो ज़रूर अब क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आपकी इस वायर के अंदर जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक आपकी जो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन में रहेगी। और जैसे ही बैटरी को हटा करके या इस स्विच को बंद मेरा मतलब है ऑफ करके इस स्विच को अगर आपका करंट बंद कर दिया जाएगा तो कंपास नीडल देखा जाता है कि तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। अब वो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाती। तो अंदाज़ा ये लगाया ओरस्टेड ने कि जैसे ही करंट बंद हुआ होगा इस वायर के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के गायब होने के साथ ही गायब हो गई होगी, और इस वजह से अब इस कंपास नीडल पर क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इसके चारों तरफ इस पर फोर्स लगाने के लिए, तो नेचुरली इसका डिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें जो समझ में आती है ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से वो ये कि करंट जब किसी कंडक्टर के अंदर से किसी वायर के अंदर से पास करता है तो ज़रूर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपने नीचे रखी गई मैग्नेटिक कंपास नीडल को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड ही दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। और जैसे ही ये करंट ज़ीरो हो जाता है सर्किट में, यानी कि आपने स्विच जो है मान लीजिए वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो क्योंकि इस वायर के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाती है करंट के बंद होते ही, तो आपकी इस कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से ओरस्टेड एक बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आया, और वो ये कि जब तक वायर के अंदर करंट पास होता रहता है तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनी रहती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे कंपास को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड ही दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। और जैसे ही करंट बंद हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वायर के चारों तरफ से डिसअपीयर, इसीलिए आपके मैग्नेटिक कंपास नीडल में भी आपको कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो लास्ट में ओरस्टेड ने कहा कि अगर किसी वायर के अंदर करंट चलता है तो बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि उस वायर के अंदर चार्ज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप मान के चलिए, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज ने जन्म दिया करंट को, और करंट ने जन्म दिया वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास नीडल के अंदर क्या कर दी, डिफ्लेक्शन पैदा कर दी। जैसे ही वायर के अंदर से चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा
जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इसीलिए आपको मैग्नेटिक कंपास नीडल में भी कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ओरस्टेड ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि एक करंट कैरिंग वायर क्या करती है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन लाने के लिए जिम्मेदार थी। और जैसे ही करंट बंद हो जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाती है और आपकी मैग्नेटिक कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, यानी कि अब वो कोई डिफ्लेक्शन महसूस नहीं करती। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि ओरस्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग जो वायर है, यानी कि एक ऐसी वायर जिसके अंदर करंट कैरी कर रहा है, करंट चल रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ आप देखिए, अभी अभी जो ओरस्टेड ने कहा कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट पास हो रहा होगा तो उस वायर के चारों तरफ क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। आपको इस डायग्राम के अंदर वही चीज़ दिखाई गई है। आई का यहाँ पर मतलब है वायर के अंदर चलने वाले करंट से, और जो ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा है बी, ये बी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको कुछ कर्व नज़र आ रहे हैं रेड कलर के अंदर, ये कर्व किसको शो करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है जिसमें आपको उंगलियों का मुड़ना भी नज़र आ रहा होगा और अंगूठे का ऊपर की तरफ खड़ा होना भी नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली एक पर्सन का राइट हैंड है। और ये जो राइट हैंड है ये यहाँ पर किस लिए बनाया गया है, अगर हम चाहते हैं ये देखना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, तो वहाँ पर ये रूल यूज़ होता है। इस रूल को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल, यानी कि राइट हैंड का जो थंब है उसका ये रूल है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये रूल बोलता क्या है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये एक वायर है जिसमें ऊपर की तरफ आप देखिए करंट चल रहा है और उस करंट की वैल्यू कितनी है, आई। तो आप ऐसा कीजिए, अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर ले जाइए। यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है उसकी भी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यानी कि बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि आपके राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और आप यहाँ ध्यान से अगर देखें, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियों का मुड़ाव है, उसी डायरेक्शन में आप ये देखिए लाल लाइनों से, रेड लाइनों से क्या रिप्रेजेंट की गई है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट की गई है। यानी कि जो आपकी उंगलियों का कर्ल है, आपकी जो उंगलियों का मुड़ाव है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो जिस डायरेक्शन में ये रेड लाइंस आपको दिखाई गई हैं उस डायरेक्शन में होगी कौन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें, और जहां अभी कर्सर है आप देखिएगा ऊपर, यानी कि जो वायर का ऊपर का हिस्सा है, अगर आप वहाँ से देखें तो ये डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की है, जो कि रेड लाइनों से रिप्रेजेंट की गई है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी। यानी कि आप अगर वायर के टॉप से इस चीज़ को देखने की कोशिश करें आँखों से अपनी, तो आपकी आँखों को ऐसा लगेगा कि जैसे ये रेड लाइंस जो कंडक्टर के चारों तरफ बेसिकली आपको चक्कर काटती हुई नज़र आएंगी, ये लाइनें
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपने क्या करना है, अपनी जो आंखें हैं वो इस कंडक्टर के, इस वायर के ऊपर की तरफ, यहाँ जहाँ कर्सर अभी फिलहाल है यहाँ रखनी है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वायर के चारों तरफ गोल 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 ये जो रेड लाइनें घूम रही हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर इस वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो अंगूठा भी कहाँ होता, नीचे की तरफ, और उस वक्त आपको ऊपर वाली साइड से इन लाइनों के जो घूमने की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नज़र आती। तो आपका जो ये राइट हैंड रूल है वो ये बोलता है कि अगर अंगूठा आपको करंट की डायरेक्शन बताता है तो राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनका कर्ल आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर काट रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रही होंगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी उंगलियों के कर्ल पर। और यही सेम बात आप यहाँ पर देखिए, ये जो दो और डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं इनमें भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आ रही होगी। यहाँ पर क्या किया गया है, राइट हैंड में इस कंडक्टर को कुछ इस तरीके से पकड़ा गया है कि अंगूठे की डायरेक्शन में करंट है और उंगलियों का कर्ल आपको क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। आप यहाँ देखिए जो ब्लू कलर के अंदर बी को मैग्नेटिक फील्ड लिखा गया है, और रेड में कौन है, ये करंट है। और यहाँ पर भी आप सेम रूल देख सकते हैं कि आपने क्या कर रखा है, जो अपना अंगूठा है वो यहाँ पर भी इस कंडक्टर में क्या है, करंट की डायरेक्शन में ही कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ऊपर की तरफ है, इसीलिए आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कैसी दिखाई दे रही हैं, एक कर्व के रूप में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, अगर ऊपर से आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी लाइनें जो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स नज़र आ रही होंगी, ये भी कैसी घूमती हुई नज़र आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर के इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा कि अगर एक वायर के अंदर से करंट पास कर रहा हो तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, क्लॉकवाइज बनती है कि एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, और उसको देखने के लिए हमारे पास रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल है। एक बार मैं फिर बता दूं कि राइट हैंड का जो अंगूठा है अगर वो करंट की डायरेक्शन आपको देगा तो उंगलियों का जो कर्ल है, राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल, कर्ल का मतलब मुड़ाव, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो चलिए इस स्लाइड में सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिस स्पेस के अंदर अंदर वो मैग्नेट क्या कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है। आप देखिए, अगर एक मैग्नेट के पास आप कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आए या फिर आयरन की जो नेल होती है, लोहे की कील, उस जैसा कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आए तो वो मैग्नेट क्या करता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। आप जानते हैं एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पर तो अट्रैक्शन भी लगा सकता है, रिपल्शन भी लगा सकता है, लेकिन जो आयरन नेल है, लोहे की कील, उस पर रिपल्शन तो लगेगा नहीं, उस पर तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक मैग्नेट जो होता है उसके चारों तरफ का वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस से बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यानी कि कील रख दिया आपने या फिर कोई आपने दूसरा मैग्नेट रख दिया, तो वो पहला मैग्नेट उन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एक स्पेस होती है जिस स्पेस के अंदर अंदर उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि एक बार मैग्नेट जैसे मैग्नेट होता है, इसी तरह करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। तो जिस तरह से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर की भी क्या होती है, अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और आइए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में।
आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो आपने कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए थे और उसको आपने कहा था कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली वही कंसेंट्रिक सर्कल ही क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पिछली स्लाइड में जो आपने कंडक्टर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स देखे, वो सर्कल्स या तो आप कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं या आप कह लीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्योंकि आगे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ही एक जरिया है। देखो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके आगे घोस्ट की बात की जाती है, यानी कि भूत की बात की जाती है। आप जानते हैं ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के तौर पर टीवी सीरियल्स में और फिल्म्स में आपने भूत का जो जिक्र है वो ज़रूर सुना होगा और आपने उस भूत का एक अपीयरेंस भी देखा होगा कि जैसे किसी पर्सन के वो बड़े बड़े दांत दिखा देंगे और उसकी आंखें थोड़ी सी अलग दिखा देंगे, उसको एक वाइट कॉस्ट्यूम पहना देंगे, ठीक है, और वो आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे कि जी ये होता है घोस्ट, ये होता है भूत। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो क्योंकि भूत को आपने रियल में तो कभी देखा नहीं है, ठीक है, तो आपके सामने जो प्रेजेंट किया जा रहा है सीरियल्स के माध्यम से या फिल्म्स के माध्यम से, वही भूत आपके दिमाग में एक पिक्चर बन करके बैठ गया है कि भूत कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो मान लीजिए रात को अचानक आप किसी वजह से डर जाएं और आपको ऐसा फील हो कि आपके आसपास भूत है, तो नेचुरली आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी भूत की, वो वही बनेगी जो फिल्म सीरियल्स ने आपके दिमाग के अंदर डाल रखी है। हालांकि आपने कभी भूत को पर्सनली नहीं देखा है, ना ऐसी कोई चीज़ होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो जस्ट आपको समझाने का एक जरिया है। तो आपने क्योंकि कभी भी भूत को देखा नहीं है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भूत कैसा होता है, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर आएगी नहीं। आपके दिमाग में वही पिक्चर आएगी जो आपके दिमाग में सीरियल्स ने और फिल्म्स ने क्या कर रखी है, डाल रखी है। तो अगर आप रात को डर जाएं और आपको कुछ ऐसा एहसास हो कि जैसे आपके चारों तरफ कोई घोस्ट है, कोई भूत है, तो नेचुरली आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे भूत या घोस्ट आपने टीवी पर देखे हैं, वैसी वैसी ही पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे बड़े आराम से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब जिक्र होता है, या कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड का जब जिक्र होता है, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? आप कहेंगे कि जी हमने तो ऐसी कोई पिक्चर ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। तो इसलिए आपसे अगर कहा जाए कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ज़रा उसको इमेजिन करो, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके बारे में, मुझे जहाँ तक लग रहा है, पढ़ा नहीं होगा और आपका दिमाग उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाएगा। हमारा दिमाग उसी चीज़ को विजुलाइज कर पाता है जो चीज़ हमने कभी ना कभी पहले देखी हो या किसी न किसी तरह से उसका पिक्चर हमने अपने दिमाग में बनाया हो कि वो चीज़ ऐसी होती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के चारों तरफ है, तो उसको आपका दिमाग इसलिए इमेजिन नहीं कर पाता क्योंकि हमने आज तक उसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि एक क्रिकेट स्टेडियम है और उसमें मैच चल रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत उस चीज़ को क्या कर लेगा, विजुलाइज कर लेगा कि जैसे एक गोल गोल सा स्टेडियम है, पूरे दर्शक उसके अंदर भरे हुए हैं, दो टीमें मैदान के अंदर भिड़ी हैं, दोनों में जो है बैटिंग और बॉलिंग चल रही है, रन्स आ रहे हैं, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, कमेंट्री हो रही है। ये सारी चीज़ें आपका दिमाग क्या कर लेगा, पिक्चराइज कर लेगा। लेकिन जहाँ फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपका दिमाग उस चीज़ को जो है पिक्चराइज नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा जरिया बनाया गया कि भाई हालांकि जो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन आपका दिमाग उसको विजुलाइज कैसे करे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आए, इस पिक्चर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्राइंग्स की हेल्प लेते हैं और उन ड्राइंग को ही, जो मैग्नेट के चारों तरफ ड्रॉ आप करोगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, दीज आर
a visual tool used to represent magnetic fields, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या है, एक विजुअल टूल है, यानी कि आपके दिमाग को विजुलाइज करने में हेल्प करेंगी, ये वो टूल हैं। और आगे क्या लिखा गया है, दे डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये लाइनें जो हैं ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती हैं। कौन से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, विच इज एक्टिंग ऑन अ नॉर्थ मोनोपोल एट एनी गिवन पोजीशन, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक नॉर्थ मोनोपोल पर लग रहा है किसी भी पोजीशन पर। ये चीज़ समझने के लिए ये जो नीचे डायग्राम आपको दिया गया है इस पर आप गौर कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बड़ा सा मैग्नेट है जहाँ कर्सर अभी आप देखिएगा चल रहा है। ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है मोनोपोल, मोनो का मतलब होता है वन और पोल का मतलब आप जानते ही हैं पोल यानी कि एंड यानी कि सिरा, ठीक है। तो जो मैग्नेट होता है आप देखिए वो कभी भी मोनोपोल नहीं होता, यानी कि कभी भी मैग्नेट का एक पोल नहीं होता। हमेशा मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो आप मैग्नेट को मोनोपोल नहीं बोल सकते, मैग्नेट को आपको डाईपोल बोलना पड़ेगा। डाईपोल का क्या मतलब होता है, दो पोल जिसके होते हैं, डाई का मतलब दो होता है। तो आप अगर यहां ध्यान से देखें, यहां पर आपको तीन मैग्नेट दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से दो मैग्नेट तो आप देखिए छोटे हैं साइज में और एक मैग्नेट कैसा है, बड़ा। और जो ये छोटा मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये एक ही मैग्नेट है, बस इसकी पोजीशन अभी तो आपको नजर आ रही है बड़े मैग्नेट के राइट साइड में, और थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको मान लूंगा कि बड़े से मैग्नेट के ये कहाँ रखा गया है, लेफ्ट साइड में। यानी कि बेसिकली इस डायग्राम में केवल दो ही मैग्नेट हैं, एक बड़ा मैग्नेट है और एक छोटा मैग्नेट है। बस उस छोटे मैग्नेट की आपको मैंने पोजीशंस दो दिखाई हैं। तो ध्यान से देखो, जो ये छोटा मैग्नेट है होगा तो ये भी डाईपोल, लेकिन आपने ऐसा मानना है कि जैसे ये एक मोनोपोल हो, ठीक है। मान के आप ऐसा चल लीजिए, यानी कि आप इस साउथ पोल को क्या करो, होते हुए भी नेग्लेक्ट कर दो इसको, और ये मान के चलो कि जो मैग्नेट अभी आपका कर्सर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा मैग्नेट, इस मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल है, और वो कौन सा पोल आपने कंसीडर करना है, नॉर्थ पोल कंसीडर करना है, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये लिखा गया है नॉर्थ मोनोपोल। अभी इसका मतलब आप थोड़ी देर के बाद समझ जाओगे। तो अब आप एक चीज़ देखो, क्योंकि ये आपने कंसिडर करना है सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ को आपने क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये नॉर्थ पोल आपको लगता होगा कि इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहां पर एरो की डायरेक्शन कहां दिखाई गई है, लेफ्ट साइड में दिखाई गई है। अच्छा, इसी छोटे मैग्नेट को अगर मैं यहां रख दूं इस पोजीशन पर जहां कर्सर अभी है फिलहाल, तो आप ये देखिएगा कि आपने कंसंट्रेशन फिर किस पर लेके आनी है, अपनी नॉर्थ पोल पर। साउथ को तो आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट ही करना है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ये छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल बड़े मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने है, तो अब तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसीलिए ये बड़े वाला नॉर्थ पोल छोटे वाले नॉर्थ पोल को यूं कहां, लेफ्ट साइड की तरफ क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। पहले क्या हो रहा था, ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हुआ था, और अब की बार ये नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपको दोनों लाइनें नजर आ रही हैं एरो के साथ, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो फोर्स आपके मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में लग रहा है। हालांकि जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है तो कभी भी ये लाइनें उन मैग्नेट्स के बीच में आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो यहां पर तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए, ताकि देखने वाला जो बंदा है उसको देखते ही ये पता चल जाए कि कौन सा पोल किस पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या कौन सा पोल किस पोल से रिपेल हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो एरो वाली लाइनें हैं इनकी हेल्प ले ली। तो ये एरो से और इन लाइनों से क्या दिखाया गया है, एक फोर्स की डायरेक्शन दिखाई गई है। आप उसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स आप ये देखिए
किस पोल को ध्यान में रख करके बनाया गया है, या जो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो किस पोल को ध्यान में रख करके बनाई गई है, आपके नॉर्थ मोनोपोल को ध्यान में रख करके बनाई गई है। और ये नॉर्थ मोनोपोल किसका है, इस छोटे मैग्नेट का है, जो कि आपको इस बड़े मैग्नेट के कभी राइट साइड में और कभी लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। तो यहां तक की बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो लाइनें आपने बनाई हैं, ये लाइनें बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों मैग्नेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन्हीं लाइनों को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और आप ये देखिएगा कि यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि जो फोर्स की लगने की लाइन है वो जैसे बड़े मैग्नेट के नॉर्थ से बाहर निकल रही है, लेकिन यहां वही लाइन बड़े मैग्नेट के साउथ के अंदर की तरफ आपको नजर आ रही होगी। और यही डायग्राम अगर आप यहां देखें ऊपर जहां पर कर्सर अभी आ गया है, तो यहां पर भी सेम काम है। आप ये देखिएगा कि नॉर्थ से आपको एरो की डायरेक्शन कहां नजर आ रही है, बाहर की तरफ, और यहां साउथ में आप देखिए एरो की जो डायरेक्शंस हैं वो आपको कहां नजर आ रही हैं, अंदर की तरफ नजर आ रही हैं। यहां पर भी वही काम है, साउथ के डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और यहां पर भी आप देखो साउथ के डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ। और यहां पर आप देखिए नॉर्थ से डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं नॉर्थ से डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एरो बाहर और अंदर क्यों है, क्योंकि आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये वाला जो मैग्नेट है, ये वाला, इस मैग्नेट के पास एक बार आपको यहां पर और एक बार आपको यहां पर क्या करना है, एक छोटे मैग्नेट का सिर्फ एक मोनोपोल, और वो भी कौन सा, नॉर्थ पोल कंसीडर करना है। तो उस नॉर्थ पोल पर जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ आपने ये लाइनों के ऊपर एरो लगा देना है। तो ये जो लाइनें हैं यही क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं कि कहां तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, क्योंकि जहां तक मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई होगी वहां तक आपका मैग्नेट फोर्स भी लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो इन लाइनों से हम उस फोर्स को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो समझने के लिए आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जितने इलाके में आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं फिलहाल, इन लाइनों के अंदर अंदर इलाके में अगर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई नेल वगैरह आ गई तो उस पर तो ये मैग्नेट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इन्हीं लाइनों के अलोंग। ठीक है, हालांकि कील पर तो जो है आप जानते हैं रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता, उस पर तो हमेशा कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। तो आप समझ गए होंगे कि ये लाइनों की जो डायरेक्शन है ये कील को ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है, बल्कि एक दूसरे मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल को ध्यान में रख करके बनाई गई है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन लाइनों के इलाके से बाहर होता है तो हम ये मान लेंगे कि वो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, और इसीलिए उस पर ये मैग्नेट कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको आगे से बुक में या कहीं भी ये जो लाइनें सी नजर आएंगी तो ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इस नॉर्थ पोल से दूसरे नॉर्थ पोल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और इस साउथ पोल के द्वारा उसी एक बाहर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर फोर्स लग रहा है तो नेचुरली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पिक्चर के रूप में मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। तो जो मैंने आपको घोस्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो आगे से क्या होगा, जब भी आपके कानों में ये चीज़ पड़ेगी कि एक मैग्नेट है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके दिमाग में कुछ ये वाली पिक्चर आएगी कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि उसके चारों तरफ कुछ ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो नॉर्थ से तो निकलेंगी बाहर की तरफ, लेकिन साउथ के कहां जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। और आप एक चीज यहां देख सकते हैं, यहां जो आपको ऊपर की तरफ जो राइट साइड में डायग्राम है, ये एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का जो पैटर्न है आप ये देखिए करीब करीब इस पैटर्न की तरह ही आपको दिखाई देगा। और ये पैटर्न बेसिकली बना कैसे है, लैब के अंदर जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उस बार मैग्नेट के चारों तरफ
आयरन का पाउडर यानी कि लोहे का चूरा जब हम बिखरा देते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहां पर कुछ कर्व्ड लाइंस बन गई हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कर्व्ड लाइन बन गई हैं, तो यहाँ से आप उन लाइनों के डायरेक्शन नॉर्थ से बाहर निकाल दोगे और यहाँ पर आप वो साउथ पोल के कहाँ दिखा दोगे, अंदर। हालांकि इस डायग्राम में आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो नॉर्थ के बाहर हैं कि अंदर हैं। वो तो हमें इसी डायग्राम को देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि नॉर्थ से बाहर की तरफ होती हैं और साउथ के अंदर की तरफ होती हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये वाला जो डायग्राम है, जो कि रियल में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसा डायग्राम है। जस्ट ये वाला जो डायग्राम है जहां फिलहाल कर्सर है, इसको हमने एक मान लीजिए कि पेंसिल लेकर के पिक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि ऐसा डायग्राम तकरीबन ये वाला डायग्राम है। यूं का यूं दोनों डायग्राम कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। और एक चीज आप और यहां देख सकते हैं कि जो आयरन पाउडर है वो नॉर्थ वाले एंड और साउथ वाले एंड पर ज्यादा है, बाकी जगह पर आप देखिएगा वो मैग्नेट के साथ कम चिपका हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल पर मैक्सिमम होती है। तो यहां पर भी आप देखिए मैक्सिमम आयरन पाउडर चिपका हुआ है और यहां पर भी मैक्सिमम आयरन पाउडर चिपका हुआ है। जबकि आप इस इलाके में देखें या इस इलाके में देखें, कंपैरेटिव जो एंड के हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम आपको आयरन पाउडर यहां नजर आएगा। यानी मैग्नेट के पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बीच वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है और वो फोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाएगी, उस चीज़ को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन लाइनों का सहारा लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड की जाती है, वो ऐसे डिसाइड की जाती है कि आपके दिए गए मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ मोनोपोल के साथ क्या बिहेव करेगा, यानी कि फोर्स कैसे लगाएगा। तो उस चीज पे डिपेंड करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन बना सकते हैं। और आप एक चीज यहां इस डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं, जहां तक आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं वहां तक तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे आप यहां देखिएगा, यहां जहां पर कर्सर फिलहाल है, यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई खास इफेक्ट जो है इस मैग्नेट की वजह से नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि तकरीबन इस कर्सर पर आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। यानी कि आप अगर बिल्कुल थोड़ा सा शार्प बाउंड्री बनाने की कोशिश करें तो जितनी बाउंड्री ये आपको दिख रही है इससे थोड़ा सा कम ही आप मान करके चल लीजिए। यानी कि जहां तक आपको ये जो आयरन पाउडर है ये ज्यादा डेंस दिखाई दे रहा है, वहां तक आप मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे आप कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी कमजोर मान सकते हैं कि आप उसको जीरो भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप एक बार फिर से देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो हमने बात की थी वो ये की थी कि मैग्नेटिक फील्ड को विजुअली, यानी कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए हम जिन लाइनों की हेल्प लेते हैं उन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सोलेनॉइड क्या होती है और वो कैसे एक मैग्नेट का काम कर सकती है। सोलेनॉइड का मतलब होता है स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली कॉपर वायर का होता है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर कर्सर है यहाँ आपको क्या दिखाया गया है कि जैसे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया गया है, कॉपर की वायर को बांध दिया गया है। और जब आप ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बाहर निकालेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको कॉपर की वायर का देखने को मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी लेंथ तो ज़्यादा है लेकिन इसका डायामीटर कैसा है, थोड़ा सा
कम है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है सोलेनॉइड। और यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अ सोलेनॉइड इज अ कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन ए सिलेंडर। आपने यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर ही तो इसको क्या किया था, बांधा था। दैट हैज़ अ लेंथ विच इज़ लार्ज एज कंपेयर्ड विद इट्स रेडियस, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो कम है और उसके कंपैरिजन में इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो कैसी है, ज़्यादा है, बहुत मतलब लंबी है ये वायर। और ये क्या कह रहा है, अ सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग थिन लूप ऑफ वायर। ठीक है, पतला सा एक, आप ये लूप का मतलब होता है ये जो गोले से आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक लंबी सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ ही रहा है। ऑफन रैप्ड अराउंड ए मेटेलिक कोर। जनरली क्या होता है, एक आप ये मान के चल लीजिए कि ये जो सिलेंडर होता है ये मेटल का बना हुआ होता है और इसके ऊपर हम इस कॉपर वायर को इस तरह से वाउंड करके इसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक सोलेनॉइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। अब ये लाइन का क्या मतलब है, देखो सोलेनॉइड तो हमने देख लिया कि एक कॉपर वायर को जब स्प्रिंग की तरह छोटे छोटे गोल 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 टर्न्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर आपके पास आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, ये जो आपको कर्सर के ऊपर डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सोलेनॉइड का एक सिरा सेल के पॉजिटिव से और सोलेनॉइड का दूसरा सिरा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो नेचुरली इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास करेगा क्योंकि है तो ये कॉपर वायर ही। और हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी वायर के अंदर से करंट पास करता है तो उस वायर के चारों तरफ क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट चल रहा है तो इस सोलेनॉइड के ये जो टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, लूप आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब सोलेनॉइड के अंदर से करंट को पास करवाया जाता है तो वो सोलेनॉइड किसका काम करती है, मैग्नेट का काम करती है। और नेचुरली अगर वो मैग्नेट है तो उसके दो पोल तो होंगे ही, एक तरफ साउथ पोल होगा और एक तरफ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो यहां तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि सोलेनॉइड होती क्या है और सोलेनॉइड मैग्नेट का काम क्यों करती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर सोलेनॉइड के अंदर से करंट आपने पास करवा दिया तो वो मैग्नेट तो बन ही जाएगी। तो उसके जो नॉर्थ पोल हैं और जो साउथ पोल हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी तरफ नॉर्थ पोल होगा और कौन सी तरफ साउथ पोल होगा। उसके लिए एक रूल है जिस रूल का नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो आपने क्या करना है, ये जो सोलेनॉइड है आपको यहाँ कर्सर के ऊपर दिखाई दे रही होगी, मैं इस डायग्राम की हेल्प नहीं लूँगा, यहाँ नीचे आ जाता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर देखो आप, ये जो आपको नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें ये सेम चीज़ है, जस्ट आपका ये जो एक आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर एक वायर के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बस फर्क क्या है कि इस बार आपका जहां कर्सर आपको नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, इस तरफ से करंट एंट्री ले रहा है और दूसरी तरफ से यहां आपका करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, जो सोलेनॉइड है उसको अपने राइट हैंड के अंदर ग्रिप कर लेना है। यानी कि आप कुछ ऐसा सोचिए कि आपकी जो राइट हैंड की उंगलियां हैं, उन उंगलियों का जो कर्ल है वो आपके करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपका यहाँ इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल होना चाहिए। तो आप ये देखिएगा, जिस साइड आपके राइट हैंड का अंगूठा होगा, थंब होगा, उस तरफ आपको कौन सा पोल मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आप ये सोचें कि इस डायग्राम में तो आपको नॉर्थ पोल नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, जबकि यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में आपको नॉर्थ पोल नजर आ रहा है राइट साइड में। तो आप ये भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके से जोड़ी गई है कि इस डायग्राम में जो करंट फ्लो है
वो किसी और डायरेक्शन में है, और जो नीचे वाले डायग्राम में करंट फ्लो है वो किसी और डायरेक्शन में है। आपने तो जस्ट क्या करना है, अपने राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल ऐसी डायरेक्शन में रखना है जैसी डायरेक्शन में करंट हो, ठीक है। यानी कि आपको अपने राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल वैसा ही कर लेना है जिस डायरेक्शन में करंट हो, और जिस तरफ आपके राइट हैंड का अंगूठा इशारा कर रहा होगा उस तरफ तो आपका बनेगा नॉर्थ पोल, और नेचुरली उससे अपोजिट तो फिर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। इसीलिए यहां पर लिखा भी गया है कि इफ द राइट हैंड ग्रिप्स द सोलेनॉइड, यानी कि अगर आपका राइट हैंड सोलेनॉइड को पकड़ ले, सो दैट द फिंगर्स कर्ल्स द सेम वे एज द करंट, यानी कि आपकी फिंगर्स का जो कर्ल है वो ठीक उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में कि करंट है, देन द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि एक सोलेनॉइड होती क्या है, और अगर उसमें से करंट पास कर जाए तो वो मैग्नेट बन जाती है, और अगर मैग्नेट बन गई तो उसके दो पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और उनको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, राइट हैंड ग्रिप रूल है। और आपने इसमें करना क्या है, जिस तरफ आपकी राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल होगा, तो अगर वो डायरेक्शन आपको करंट की डायरेक्शन शो करती है तो आपका राइट हैंड का अंगूठा जिस तरफ होगा वो आपको क्या देगा, नॉर्थ पोल की लोकेशन उस सोलेनॉइड के केस में देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज एंट्री ले जाए तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। और चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स लगेगा क्यों। देखो ध्यान से देखो, हमें जैसा कि पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ के अंदर की तरफ चलती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ जो आपको N और S दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली क्या हैं, दो मैग्नेट्स के पोल हैं, यानी कि इस मैग्नेट का सिर्फ आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, साउथ जो है वो इस साइड है, यानी कि थोड़ा सा लेफ्ट में जो दिखाया नहीं गया है। और जो ये आपको अकेला साउथ नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, और इसका भी नॉर्थ पोल है राइट साइड की तरफ जो दिखाया नहीं गया है। आप इनको मोनोपोल मत समझिए, ये दोनों डाईपोल हैं, जस्ट दिखाई मैंने क्या है, मोनोपोल हैं। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि हमने बेसिकली N और S के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी है जिसकी वैल्यू मान लीजिए B है। हम B से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपने क्या कर दी, यहां पर लगा दी, किससे, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उससे। अच्छा, दूसरा मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो आप खुद सोचो, ओरस्टेड ने क्या कहा था कि करंट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट का मतलब क्या होता है, मूविंग चार्ज ही तो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूविंग चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो N और S के बीच में आपने लगवा दी, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के चारों तरफ है इसके मोशन की वजह से, क्योंकि चार्ज इन मोशन करंट बनाता है और करंट क्या क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो नेचुरली वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि फोर्स लगाएंगी, और उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका ये चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगा, आप यहां पर देखिए ये चार्ज पार्टिकल जो है इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। हमें नहीं पता, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू मान ली कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज इस पार्टिकल पर है, और ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, और ऐसा करके इस पार्टिकल ने b स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले ली है। तो नेचुरली आपकी ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ये इस चार्ज के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। क्यों, क्योंकि इस चार्ज के चारों तरफ भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, QVB sin थीटा। Q का मतलब है
चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, v का मतलब है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और ये जो b है कैपिटल, इसका मतलब है कि कितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घुस रहा है, और जो ये थीटा है, इस थीटा का मतलब है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच एंगल कितना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट हैंड साइड की तरफ है, और शायद आपको लग भी रहा हो कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, तो आप इस केस में कह सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू वी इंटू बी। तो अगर आपके पास Q की वैल्यू है, V की वैल्यू है, B की वैल्यू है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उतना न्यूटन फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक मूविंग चार्ज है और वो कहाँ मूव करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। और वो फोर्स लगता क्यों है, क्योंकि एक तो चार्ज के चारों तरफ खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वो बेचारा क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिस वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो हमने ये तो देख लिया कि फोर्स कितना लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। उस डायरेक्शन को देखने से पहले थोड़ा सा हम ये मैथमेटिक्स पे गौर कर लेते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू 0 हो, तो जब आप इस इक्वेशन में Q को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो आपका फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो तब भी फोर्स 0 हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो दो मैग्नेट्स के बीच में, दो पोल्स के बीच में है, अगर वो ही ना लगाई गई हो तब भी फोर्स 0 होगा, और अगर थीटा 0 हो जाए तब भी फोर्स 0 होगा। और थीटा 0 का क्या मतलब है कि जो आपका पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, यानी कि जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो सपोज करो आपका पार्टिकल भी लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ चल रहा है, तो थीटा 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्योंकि 0 होता है, इसका मतलब उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर Q 0 है तो फोर्स 0 होगा। इसका मतलब है कि केवल उन पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है जिन पार्टिकल्स पर चार्ज होता है। अगर एक न्यूट्रॉन चला आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज कितना होता है, 0, इसलिए वो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता, इसीलिए उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, 0। अब ये दूसरी चीज आप देखो कि वेलोसिटी 0 है तो भी फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा है, अगर ये रेस्ट पे होगा तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर ही होगा तो नेचुरली रेस्ट पे जो चार्ज है वो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, तो यहाँ पर सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक होगी, ठीक है। जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों गायब हो गई यहाँ पर? क्योंकि वो पार्टिकल चल नहीं रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो नेचुरली जब एक ही मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो फिर क्या करेगी, फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि फोर्स लगने के लिए कम से कम 2 फील्ड का होना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए वेलोसिटी 0 होने से फोर्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर लिखा है कि कब आपका फोर्स जो है वो 0 हो सकता है। और आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर थीटा 90 हो, जैसा कि यहाँ आपको मैंने आपको दिखा रखा है, तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम उस रूल की बात कर लेते हैं जिस रूल के अकॉर्डिंग हम ये बता पाएंगे कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। उस रूल को मैंने यहाँ पर नीचे आप देखिएगा जहाँ पर कर्सर है, लेफ्ट हैंड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यह आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड का अंगूठा, ये आपको नजर आ रही है लेफ्ट हैंड की पहली उंगली जिसको हम 4 फिंगर बोलते हैं, और ये है लेफ्ट हैंड की दूसरी उंगली जिसको हम मिडल फिंगर भी बोलते हैं। तो इन तीनों का काम क्या है? 2 ये जो फिंगर हैं और जो एक ये थंब है, इनका काम क्या है? देखिए,
आपकी जो लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर है, जिसको हम बोलते हैं फोर फिंगर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, और अगर आपके हाथ की मिडिल फिंगर यानी कि जो ये दूसरी फिंगर है जिस पर कर्सर फिलहाल है, ये अगर मिडिल फिंगर इशारा करे किसकी डायरेक्शन में, या तो कह लो करंट की डायरेक्शन में, या कह लो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो आपके लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है वो आपको देगा उस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि इसी रूल को अगर हम यहां अप्लाई करें तो आप ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है, लेफ्ट से लेकर के राइट तक है, और ये आप देखिए फोर फिंगर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। और आपका जो पार्टिकल है वो भी चला कहाँ आ रहा है, यूं नीचे की तरफ चला आ रहा है। और आप ये देखिए आपके जो हाथ की मिडिल फिंगर है उसकी भी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो आपका जो अंगूठा है आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अंगूठा मोबाइल स्क्रीन से या लैपटॉप स्क्रीन से जैसे बाहर की तरफ निकल रहा हो। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो आपका ये चार्ज्ड पार्टिकल है इस पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ लैपटॉप या परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ मोबाइल आउटवर्ड, यानी कि आपकी आंखों की तरफ आपको ऐसा लगेगा कि ये चार्ज पार्टिकल चला आ रहा है फोर्स से डिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर लगता है, इसको देखने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था। और ये कौन सा हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड है। और आप क्या कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इशारा करे और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर अगर करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में इशारा करे, तो जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा। और आप इसको कुछ यूं भी याद रख सकते हैं, देखिएगा, फादर के एफ से आप मान लीजिए फोर्स बना, मैग्नेटिक फील्ड के एम से हमने बना दिया मदर, और मान लीजिए करंट से हमने बना दिया चाइल्ड, यानी कि एफ का यहाँ पर आपको कुछ तुकबंदी सी देखने को मिल रही है, एम की आपको कुछ तुकबंदी सी देखने को मिल रही है, और यहाँ सी की आपको तुकबंदी सी देखने को मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, अंगूठे को बोल दें फादर, ठीक है, फोर फिंगर को आप बोल दें मदर, और जो ये आपकी मिडिल फिंगर है इसको आप बोल दें चाइल्ड, यानी कि फादर, मदर और चाइल्ड। उससे आपको थोड़ा सा ये याद रह जाएगा कि फादर के एफ का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन, आपको अंगूठा देगा। मदर के एम का मतलब है कि आपको जो ये जो फोर फिंगर की डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और चाइल्ड का जो सी है उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि करंट की डायरेक्शन आपको कौन देगा, हमारे लेफ्ट हैंड की ये मिडल फिंगर देगी। आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट मानते हैं करंट की डायरेक्शन। और आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चल रहे होंगे उनसे उल्टी डायरेक्शन में ही तो पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा। इसीलिए कहा गया है कि पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन आप एक ही मान सकते हैं। इसीलिए आपका जो ये लेफ्ट हैंड है इसकी जो मिडिल फिंगर है इस पर मैंने दो बातें बोली हैं कि या तो ये रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन या फिर ये रिप्रेजेंट करती है मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप इस लेफ्ट हैंड वाले रूल का यूज करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक चार्ज्ड पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है उस पर इतना फोर्स लगता है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें दी जाएगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने अभी जिसका जिक्र किया, उसको आपको मैंने क्या किया है, एक पिक्चर की हेल्प से नीचे जो उसकी डेफिनेशन है वो मैंने आपको दे दी है, और यहाँ पर फिर से मैंने आपको मेरे खुद का जो लेफ्ट हैंड है उसकी हेल्प से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अगर आपके लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे, आपके लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट दे, तो जो आपके लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उस अंगूठे की डायरेक्शन में कौन होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जिनका जिक्र हम कर चुके हैं। यानी कि अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं, यहाँ पर आप देखिएगा, if the forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then the thumb represents the direction of force। तो ये है जी आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, which is used to find the direction of the magnetic force experienced by a charged particle when the charged particle is moving inside a magnetic field। और यहाँ अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट चल रहा है और उस कंडक्टर को आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो वहाँ पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कहाँ लगेगा उसकी बात हम यहाँ करेंगे। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको एक रॉड सी नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको ऐसा सेंस आ रहा होगा कि कॉपर की वायर आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर यहाँ आप देखिएगा लिखा गया है करंट। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर क्या चल रहा है, करंट। और आप खुद जानते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि अगर इस कंडक्टर में करंट चल रहा है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपने 2 मैग्नेट्स की हेल्प से क्या कर रखी है, क्रिएट कर रखी है। तो क्या यहाँ पर भी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगी, बिल्कुल लगाएंगी। तो बस उसी को बोलते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, जहाँ जो आपको यहाँ नीचे कर्सर के पास नजर आ रहा है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। यहाँ पर कैपिटल B का मतलब है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है इन मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की हेल्प से, ये उसकी वैल्यू है। I का मतलब है आपके करंट, आपके कंडक्टर के अंदर करंट कितना चल रहा है। कैपिटल L का मतलब है आपके कंडक्टर की कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के चपेटे में है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इन पोल्स के बीच में लगा रखी है, उन पोल्स के चपेटे में आपके कंडक्टर की कितनी लेंथ आई हुई है। और अगेन ये जो थीटा है आप समझ गए होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन है उनके बीच का क्या है, ये एंगल है। तो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, एक L लेंथ के कंडक्टर में अगर I करंट चल रहा हो और अगर वो B स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर रखा गया हो तो कितना फोर्स वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप देखिएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ और साउथ के बीच में आपने क्रिएट करवा दी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से इस कंडक्टर के चारों तरफ है। तो नेचुरली 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं तो फोर्स तो वो लगाएंगे एक दूसरे पर, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा जो हमने यहाँ देखा नीचे कर्सर के पास, और जो डायरेक्शन है फोर्स की वो फिर से आप अगर समझ गए हों तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल ही है। यानी कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो दी जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इशारा करती है, यहाँ पर लिखा भी गया है। आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में इशारा करती है,
तो आपके जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो किसकी डायरेक्शन में इशारा करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बताएगा। तो ये है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने इस स्लाइड के अंदर सारा देख लिया है।